हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम के, है ना, तो अधिगम के ऊपर ही आज का क्लास होने वाला है। हम इसमें अधिगम का जो और पॉइंट बचा था, है ना, जो संज्ञानवादी जो अधिगम जो थे उनमें हमने जीन प्याजे का जैसे देखा था, ठीक है, पालाव जी का देखा था। ऐसे करके इसमें अगला जो सिद्धांत है हमारा, है ना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर इसी को कह सकते हो इसी को क्या बोलेंगे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर अगला नाम जो है प्रत्यक्ष अधिगमन का सिद्धांत, या फिर अगला नाम है सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत। ये तीनों नाम एक ही नाम है, आपको ध्यान में रखना है जो, और तीनों नाम से जो है प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इस नियम अधिनियम का जो अधिगम का जो नियम था, इसको देने वाले कौन थे, तो अल्बर्ट बंडूरा जी थे। आपको नाम याद में रखना है और इनका प्रयोग आपको ध्यान में रखना। प्रयोग 11 वर्ष के बालक पर जिससे जीवित जो कर कहा गया, है ना, मतलब बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, ठीक है, मतलब एक बेबी डॉल के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और आगे देखेंगे तो लिंडग्रेन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया जो है संपर्क के कारण जैसे हम आते हैं, सामाजिक संपर्क में जैसे आते हैं वैसे ही हमारा अधिगम स्टार्ट हो जाता है ना। बंडूरा के अनुसार क्या कहा है कि सामाजिक अधिगम अवलोकन, अनुकरण तथा अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। अब जो आगे पॉइंट देखेंगे, है ना, सारा चीज आपको इस सिद्धांत में कम से कम इतना चीजें जो है ध्यान में रखना है। ये जो हमारा सीरीज है दोस्तों, आप सीटेट, सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट और हर अलग अलग स्टेट की जो है ऐसे स्टेट जो का एग्जाम होता है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र दिया रहता है, और उसको ये जो हमारा सीरीज है अच्छे से कवर कर सकता है ना, क्योंकि जो सीटेट जैसे एग्जाम तो उसमें कुल बहुत ही आसान से टॉपिक है, और उसका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो ज़्यादातर बदलता नहीं है ना। तो वहाँ सीटेट को आप आराम से इससे जो है निकल ही सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। और जो स्टेट की जो भर्ती आती है उसमें थोड़ा सा डीप प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, अंदर की चीज़ों को ज़्यादा, प्रश्नों को घुमावदार पूछता है, इसीलिए हम इसको डिटेलिंग के साथ पढ़ रहे हैं। और अभी जो जुलाई सीटेट 2025 है उसका मैं अलग से सेशन लाऊंगा जिसमें केवल सीटेट की बात करेंगे। जिस हिसाब से सीटेट का पैटर्न डिजाइन हुआ है, किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, उन सारी चीजों के बारे में हम जल्दी से चालू करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं अधिगम का जो, सॉरी, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत के सोपान क्या क्या है, तो ये भी जरूरी है। अवलोकन, अवलोकन या फिर अवधान या फिर ध्यान, ये सारा चीज जो है सामाजिक अधिगम का सोपान है। धारण करना, अगला प्रस्तुतिकरण, और अगला है पुनर्बलन। ये सारा चीज जो है, चार चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि सामाजिक अधिगम के जो है अधिगम के सोपान है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसी में, तो सामाजिक अधिगम को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हमको देखने के लिए क्या क्या मिल सकता है, अवलोकन व अनुकरण, ये भी सामाजिक अधिगम को जो है प्रभावित करेगा। एक रूपता या फिर समानता, ये भी जो है प्रभावित करेगा सामाजिक अधिगम करने के लिए। मॉडल की विशेषता या प्रतिमान की विशेषता, ये भी प्रभावित करेगा सामाजिक अधिगम को। आगे देखेंगे निरीक्षणकर्ता की विशेषताएं, पुनर्बलन का प्रभाव, सुझाव, सहानुभूति, सहयोग या प्रतिस्पर्धा, जो है ये सारी चीजें जो है सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले जो है कारक है ना। सिद्धांत की कोशिश, इस सिद्धांत की जो है शिक्षा में किस तरीके से उपयोगिता है, इसको हम समझेंगे, जो इससे प्रश्न बनता है ना। तो सामाजिक व्यवहार को सीखने में यह उपयोगी होता है, भाषात्मक विकास में सहायक होता है, व्यक्तित्व के निर्माण में उपयोगी होता है, कला शिक्षण में उपयोगी होता है। अगला देखेंगे, इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, ठीक है ना। या इस सिद्धांत को आपको ध्यान में रखना, इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखा जाता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं इसी में, आगे आ जाएंगे हम अधिगम सोपान के सिद्धांत को, और है ना, इसको अगला है हमारा, तो इसका प्रतिपादक है, देखेंगे आप यहाँ पर, इस सिद्धांत का प्रतिपादक है तो रॉबर्ट गैनेन, है ना। गैने जो है ये रॉबर्ट गैनेन जो है इस सिद्धांत को देने वाले थे। तो रॉबर्ट गैनेन ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कौन सी बुक है,
कंडीशन ऑफ लर्निंग आपको याद रखना है ना। रॉबर्ट गेने ने एक बुक दिया था जिस बुक का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें अधिगम के जो है 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, उन 8 प्रकार आपको देखना इंपॉर्टेंट है ना। देखेंगे संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या है, जैसे आईपी पॉलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखेंगे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगमन, जैसे व्यवहारवादी थर्नडाइक जी का ये सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखेंगे श्रृंखला अधिगमन, तो जैसे क्रमिक रूप से सीखना, स्केनर की इसकी व्याख्या की है। स्केनर ने जो क्रमिक रूप से सीखना है, स्केनर ने इसका व्याख्या किया है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक जो है अधिगम। आगे देखेंगे नोट में है डेविल आशुबेल ने शाब्दिक अधिगम का विस्तृत अध्ययन करते हुए उन्होंने 4 प्रकार इसका बताया हुआ। ठीक है, किसका, शाब्दिक अधिगम का। आगे देखेंगे बहु विभेदन अधिगम, तो ये क्या चीज है, बहुत से उद्दीपकों में से एक उद्दीपक का चुनाव करके उसके अनुसार जो हमें व्यवहार करते हैं, वही हमारा बहु विभेदन अधिगम कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय अधिगमन, ये क्या चीज है, तो पूर्व अनुभव के आधार पर निर्मित जो प्रत्ययों के माध्यमों से सीखना ही क्या कहलाता है, प्रत्यय अधिगम कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 7वां नंबर का, तो सिद्धांत अधिगम, ये क्या चीज है, तो इस अधिगम में घटनाएं क्यों और कैसे घटित होती हैं, जिसके आधार पर आने वाली जो है घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना। इस सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी टेट एग्जाम हो या फिर शिक्षक भर्ती है तो उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, है ना। हम इस सीरीज में पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम, ये क्या चीज है, तो अधिगम का सबसे उत्तम प्रकार जहां बच्चा खुद समस्याओं का समाधान करके समस्या का समाधान करके अधिगम करता है। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। और अधिगम का स्थानांतरण भी इस टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप में अधिगम का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण कहने का मतलब कि किस तरीके से स्थानांतरण होगा, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ना हो। ठीक, तो इन चीजों को हम क्या है कि बात करते हैं। तो सोरेंस के अनुसार देखेंगे अधिगम का स्थानांतरण इंपॉर्टेंट है। अभी सोरेंसन ने के अनुसार अगर अधिगम स्थानांतरण जो है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान जो है प्रशिक्षण या अनुभव का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करने का उद्देश्य करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, मतलब सोरेंसन के अनुसार इन्होंने क्या किया कि जो इनके अनुसार जो है, जो हमने सीखा, जो हमारे पास अधिगम है, जो हमारे पास कौशल है, और उस अधिगम स्थानांतरण की एक स्थिति में हमने जो भी कुछ सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है, अनुभव किया है ना, और प्रशिक्षण लिया है, उस ज्ञान का हम किसी दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग में लाना ही हमारा क्या कहता है कि दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करने का उल्लेख इसमें कहता है। ठीक है, अब इसके 3 प्रकार हैं अधिगम स्थानांतरण के, आपको तो ध्यान में रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है कि सकारात्मक या धनात्मक या भावनात्मक जो अधिगम है ये किस तरह से ट्रांसफर होता है, और नकारात्मक अधिगम जो है ये किस तरह से ट्रांसफर होता है, या फिर शून्य अधिगम जो होता है ये मतलब कुछ भी नहीं होता है। उस स्थिति में तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, और तीनों चीजें जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, सकारात्मक या फिर कह सकते हैं धनात्मक या भावनात्मक जो है स्थानांतरण अधिगम किस तरीके से होता है उसको समझेंगे। तो जहां एक कार्य दूसरे कार्य में सहायता पहुंचाता है, जहां एक कार्य जो हमने पहले से सीखा है उस कार्य के तरीकों से, उसकी शैली से हम दूसरे कार्य को भी सफलतापूर्वक जब करते हैं, जब सहायता मिलता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे गणित का प्रयोग जो है भौतिक विज्ञान में करना, साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना सीखना। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल चलाने में आसानी होगा। अगर हम गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स में, भौतिकी शास्त्र में जो है हमारा सॉल्व को करने के लिए हमें मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब एक जगह का ज्ञान हमें दूसरे स्थिति में जो है मदद कर रहा है, सहायता पहुंचा रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक या फिर
सकारात्मक जो है अधिगम का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नकारात्मक अधिगम के स्थानांतरण जो किस स्थिति में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ एक कार्य का दूसरे कार्य में बाधा पहुंचता है, इसको याद रखना है। जहाँ एक जगह का सीखा हुआ कार्य जो है दूसरे जगह हमको अगर बाधा पहुंचाती है तो वही हमारा नकारात्मक स्थानांतरण अधिगम हो जाता है। जैसे साइकिल चलाने वाले को, अगर आप साइकिल चला रहे हो और अगर आपको नाव चलाने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि आपने नाव को चलाना पहले सीखा ही नहीं है, तो जो साइकिल का चलाना है ये सीखा है आपने, और जब नाव चलाने जाओगे तो वहां पर वो जो सीखा हुआ जो कौशल था वो आपका काम नहीं आएगा, वहां पर बाधा डालेगा। इसीलिए इसे कहा गया कि जहाँ एक कार्य दूसरे कार्य में बाधा पहुंचाता है, ठीक है, नकारात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे शून्य अधिगम का जो स्थानांतरण किस तरीके से होता है। जहां ना सहायता हो और ना ही नुकसान हो। ठीक है, ना तो जहां किसी कार्य का किया गया अनुभव हमारा सहायता कर रहा है, ना किसी प्रकार का हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा अधिगम जो होगा शून्य स्थानांतरण अधिगम कहलाता है। जैसे एक गेंदबाजी करने वाला बालक बल्लेबाजी का अभ्यास करता है तो उसे उस गेंदबाजी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूँ साथियों यह जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आपको थोड़ा सा भी हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आगे देखेंगे जो अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत है उसको समझेंगे, ये भी जरूरी है किस तरीके से होता है ना। तो पहला देखेंगे मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे कल्पना का प्रयोग अंग्रेजी व हिंदी दोनों साहित्य में जो है समान किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे समान तत्वों का सिद्धांत, प्रतिपादक थे इसके तो थॉर्नडाइक जी हैं इसके, है ना। और आगे देखेंगे सामान्यीकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो CH जड है इसके प्रतिपादक। और सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत तो देने वाले कौन थे, तो स्पीयरमैन ने सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत को दिया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, नोट में इंपॉर्टेंट है। अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट का नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखेंगे आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, तो बागले ने इसका जो सिद्धांत को दिया था। ठीक है, अव्ययवादी सिद्धांत का इसको देने वाले कौन थे, तो प्रतिपादक है कोहलर, कॉफका और वर्दीमर। ठीक है, आगे देखेंगे संयोजनवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक जी हैं। जो ये मेन चीजें हैं आपको इसको ध्यान में रखना सिद्धांतों को, और उनका प्रतिपादक का नाम, किन व्यक्तियों ने कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादक किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में अगला है अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, ये कौन कौन सा कारक हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। तो सीखने वाले की इच्छा शक्ति, अगर सीखने वाले की इच्छा शक्ति नहीं है तो स्थानांतरण जो है अधिगम के स्थानांतरण को ये भी प्रभावित करेगा। और सामान्य बुद्धि, सामान्यीकरण की योग्यता, मानव विषय वस्तु और सामान्य जो है शिक्षण विधि, ये सारी चीजें जो है अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिगम का वक्र किस तरीके से होता है, ये भी हमारे लिए जरूरी है, इसको भी आप समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, गेट्स व अन्य के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति और उनकी उन्नति ग्राफ पर दर्शाते हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए ग्राफ है जैसा है, तो ये ग्राफ में पहले बच्चा इस तरीके से नॉर्मल सीखते जाता है, या फिर एक ग्राफ ऐसे होगा कि पहले ज्यादा सीखेगा, इसके बाद फिर कम हो जाएगा, इसके बाद फिर ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे होगा कि ये ग्राफ है और पहले बच्चा एकदम धीरे 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 सीखता है, सीखते 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 फिर इसका ग्राफ जो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है ना। तो ये चीज पहले कम सीखेगा, मतलब जल्दी से सीखेगा नहीं, फिर ऐसे ऐसे उसका जो है ग्राफ बढ़ते जाता है ऐसे। तो यही बोल रहा है कि अधिगम वक्र के इस तरीके से जो ग्राफ होता है ना, क्योंकि ग्राफ मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ, है ना, तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखेंगे सकारात्मक जो अधिगम वक्र होता है ये किस तरीके से होता है, इसको समझेंगे। तो शुरुआत में धीमी गति, फिर बाद में तेज गति से हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाली एक ग्राफ इसमें कम आ जाएगा, सकारात्मक वाली ये ग्राफ हो जाएगा कि पहले धीरे सीखेगा, धीरे से सीखेगा, धीरे धीरे, फिर बाद में क्या होता है उसके सीखने की गति तेज हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नकारात्मक वक्र जो है किस तरीके से होता है अधिगम। तो आरंभ में तो तेज गति से होता है, लेकिन बाद में प्रेरणा के अभाव के कारण धीमी हो जाती है। मतलब ये वाली ग्राफ आ जाएगी इसके लिए
कि नकारात्मक वक्र पहले तो तेजी से सीखेगा, पहले से तेजी से सीखेगा, एकदम तेजी से सीखेगा। फिर जैसे जैसे उसको प्रेरणा अभाव की धीमी होती है, फिर उसके जो सीखने की जो कौशल होती है वो डाउन हो जाता है, बाद में फिर वो अच्छे से नहीं सीख पाता। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे मिश्रित जो है मिश्रित अधिगम वक्र ये किस तरीके से होता है। तो आरंभ में धीमी, मध्य में तेज और बाद में धीमी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जो लिखा है वही बनाइए है। आरंभ में धीमी, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ जो है पहले धीमी कर देते हैं, फिर मध्य में तेज हो जाता है, मध्य में तेज हो जाता है, इस टाइप में तेज हो गया, फिर बाद में धीमी, यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से धीमी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है बनेगा। मतलब मिश्रित, इसमें तीनों चीज मिक्स है, मतलब कम है फिर तेज है फिर कम हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे सरल रेखीय वक्र। और सरल रेखीय वक्र को बताता हूँ किस तरीके से होता है। जब सीखने की गति एक समान रहती है तो उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। मतलब ये वाला इसका सरल रेखा से बढ़ रहा है, ना कम ना ज्यादा नहीं हो रहा है, बस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से जो होगा सरल रेखीय वक्र अधिगम वक्र जो होगा। ठीक है, शून्य जो है त्वरित वक्र ये कैसा होगा, तो जब सीखने की गति में कोई भी सकारात्मक या परिवर्तन ना हो या शून्य त्वरित वक्र हो कहलाता है। मतलब कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन ना हो तो उस पर शून्य त्वरित वक्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। और अधिगम पठार जो है, अधिगम पठार किस तरीके से इसको समझेंगे, क्या क्या इसमें हमको पढ़ने लायक है और जो हमें याद रखना है इसको ध्यान से समझते चलिएगा। तो यहाँ पर है J.S. रॉस के अनुसार जो है अधिगम पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब हमेशा सीखने की गति में एकदम से रुक जाता है, हमेशा से एक चीज जो है गति रुक जाता है। कारण जो है कारण क्या हो सकता है, तो अभिप्रेरणा का अभाव, शारीरिक मानसिक दोष, रुचि इच्छा का अभाव, थकान, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये सारी चीजें जो है उसके कारण है, जिसके वजह से है जो अधिगम पठार का जो है उसकी सीखने की गति को क्या करता है वो कि रोकता है ना। तो आगे देखेंगे इसमें अधिगम असमर्थक के जो है प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखेंगे पहला है पठन विकृति। पठन विकृति को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया, इसका भी एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस उसमें क्या क्या चीजें होती है, डिसलेक्सिया में क्या होता है ना, और डिस्ग्राफिया से क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया से क्या होता है ना, इसका एक पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी। हालांकि इसमें कई सारा चीज जो इम्पोर्टेंट है, कम से कम आपको इतना सारी चीजों को याद रखना है, इसी में आपका चलो कवर हो जाएगा, दिक्कत आपको ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो अधिगम मतलब ये क्या बोलते हैं, विकृतियां है ना, इसको विकृतियां भी कह सकते हो। अधिगम के विकृतियों के प्रकार जो कौन कौन से है इसको आपको ध्यान में रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर पठन विकृति को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो आपको याद रखना डिसलेक्सिया। शब्दों को पढ़ ना पाना, वाचन न कर पाना और पहचान न कर पाना। ठीक है, मतलब अधिगम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमारे, मैंने सबको लगभग कवर किया है, जो आपका हर एक टेट एग्जाम का सिलेबस को पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, डिसलेक्सिया किसके लिए होता है, वो बच्चा अगर शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा है, वाचन नहीं कर पा रहा है, तो और पहचान नहीं पा रहा है, तो किससे संबंधित होता है, कौन से विकृति से संबंधित होता है, तो हमारा डिसलेक्सिया है वो। ठीक है, डिसलेक्सिया के मतलब, डिसलेक्सिया से कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होगी, है ना, बोलने में कठिनाई और पहचान करने में कठिनाई होगी। ठीक है, अगला है लेखन विकृति। हिंदी का नाम है लेखन विकृति, इंग्लिश का नाम है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब इसमें ग्राफ शब्द का आता है, और ग्राफ पेपर से हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं, तो आपको शब्दों को बस पकड़ना है, बातों को गलत तरीके से लिखना ही डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। बातों को गलत तरीके से जो लिखना, ये डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है, तो डिस्ग्राफिया जो होता है लेखन से संबंधित होता है, और उस लेखन में से भी एक और चीज निकल करके आता है कि बातों को गलत तरीके से लिखना, तो ये डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना दोनों चीज। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने से संबंधित होता है, और डिस्प्रेक्सिया जो होता है बातों को गलत तरीके से लिखना, डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो गणित विकृति क्या होती है, गणित विकृति के लिए डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया का साउंड आता है, कैलकुलेटर का साउंड आता है, डिसकैल्कुलिया, तो जो बच्चा है गणना नहीं कर पाना, मतलब ये किससे संबंधित होता है, कौन सी विकृति है, वो गणित से संबंधित वह गणना नहीं कर पाएगा, जोड़ना घटाना नहीं कर पाएगा, तो ये गणितीय विकृति है, डिसकैल्कुलिया है। आपको याद में रखना क्या, डिस्प्रेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, पढ़ने में संबंधित है। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है, और डिस्प्रेक्सिया मतलब बातों को गलत तरीके
से लिखना डिस्प्रेक्सिया है ना। और डिस्कैल्कुलिया क्या है, तो गणित से संबंधित संक्रियाएं को ना कर पाना डिस्कैल्कुलिया कहलाता है। और भाषा विकृति, भाषा को बोल ना पाना, जैसे भाषा को बोल ना पाना, हकला के बोलना, तुतला के बोलना, इसको क्या बोला जाता है, तो अफेजिया बोला जाता है। ठीक है, अफेजिया आपको ध्यान में रखना है। भाषा को अच्छे से बोल ना पाना, तुतलाना, हकलाना, ये क्या कहलाता है, तो अफेजिया कहलाता है। ठीक है, और बुलिमिया ये क्या चीज है, बुलिमिया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भोजन ग्रहण करने के संबंधित में विकृति है। मतलब जिसको ज्यादा खाना खाने का आदत रहता है, दिन भर खाते रहते हैं, तो उनको क्या चीज का विकृति रहती है उनके अंदर, तो बुलिमिया इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्पेक्सिया हो गया, अफेसिया हो गया, है ना। ये सारी चीजें आसान आसान है, ये मतलब दिमाग में रहता है। लेकिन एक चीज है बुलिमिया जो होता है, ये आपको ध्यान में नहीं रहता, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, भोजन से संबंधित विकृति है। ठीक है, अगला देखेंगे तो डिस्मेसिया। ठीक है, डिस्मेसिया क्या होता है, तो तर्क ना कर पाना, चिंतन, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, डिस्मेक्सिया है ना। डिस्मेसिया जो होता है, डिस्मेसिया आपको ध्यान में रखना है, तर्क ना करने का, चिंतन, स्मरण शक्ति से हमारा जो है कमजोर होता है, ये उसका विकार है। और अगला देखेंगे तो प्रोजेरिया। प्रोजेरिया ये क्या क्या होता है कि कम आयु में वृद्धावस्था के कारण जो होता है, ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको कौन सी विकृति होगी, प्रोजेरिया। ठीक है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है वाला, आकृति वाला है ना, विकृति वाला। आगे देखेंगे एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या होता है, सीखने में असमर्थ होना। एलेक्सिया में क्या होता है कि सीखने में असमर्थ होना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार कौन कौन से है, तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है वाली स्लाइड, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ हम दोबारा से लगभग हमने अधिगम से रिलेटेड जितने भी पॉइंटें हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको हमने लगभग कवर किया है। एक आध क्लास शायद और बचा होगा, तो उसको हम क्या है कि जल्दी से उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर हमारा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।